नमस्कार। आज हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का अगला पार्ट पढ़ेंगे, कन्फॉर्मल मैपिंग, जिसे कि अनुकोण प्रतिचित्रण या फिर अनुकोण फलन कहते हैं। सपोज w इक्वल्स टू f ऑफ z एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है जो कि डिफाइंड है u प्लस ib के फॉर्म में, जहाँ पर u फंक्शन है x का और v भी फंक्शन है वेरिएबल x और y का। अब कन्फॉर्मल मैपिंग क्या है? मान लेते हैं जेड प्लेन में दो कर्व है C1 और C2। ये दोनों कर्व एक कॉमन पॉइंट Z0 पर इंटरसेक्ट करते हैं। सपोज दोनों कर्वों के बीच का एंगल है अल्फा। W प्लेन में दोनों के करस्पॉन्डेंस इमेजेस मान लेते हैं गामा 1 है और गामा 2। C1 का इमेज है गामा 1 और C2 का इमेज है गामा 2। सपोज गामा 1 और गामा 2 एक कॉमन पॉइंट W0 पर इंटरसेक्ट करते हैं। मान लेते हैं इन दोनों कर्वों के बीच का कोण है बीटा। अब यदि दिया हुआ मैपिंग इस प्रकार से हो कि C1 और C2 के बीच का कोण परिमाण और दिशा में गामा 1 और गामा 2 के बीच बनने वाले कोण के बराबर हो, तो इस तरह के फलन को कन्फॉर्मल मैपिंग या फिर अनुकोण फलन कहते हैं। अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में हो, अगेन हमने C1 का इमेज लिया है गामा 1, C2 का इमेज है गामा 2, दोनों कॉमन पॉइंट W0 पर इंटरसेक्ट करते हैं और दोनों के बीच का एंगल है माइनस अल्फा। अगर C1 और C2 के बीच का कोण परिमाण में गामा 1 और गामा 2 के बीच के कोण के बराबर हो, लेकिन दोनों की दिशाएं समान न हो, तो इस तरह की मैपिंग को आइसोगोनल मैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन है मैपिंग W is equals to f of z is conformal मैपिंग। कोई दिया हुआ मैपिंग कन्फॉर्मल मैपिंग है या नहीं, उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध। सपोज एक दिया हुआ मैपिंग है W इक्वल्स टू f ऑफ z। यह मैपिंग z प्लेन के डोमेन D को W प्लेन के डोमेन D डैश पर ट्रांसफॉर्म करता है। अब f ऑफ z मान लेते हैं f ऑफ z डोमेन D में डिफाइंड फंक्शन है। तो नेसेसरी कंडीशन हम मान के चल रहे हैं कि दिया हुआ फंक्शन f ऑफ z कन्फॉर्मल मैपिंग है। तो अगर मैपिंग f ऑफ z कन्फॉर्मल मैपिंग है तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि फंक्शन f ऑफ z को डोमेन D में एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक होना चाहिए, दैट मीन्स डोमेन D के हर एक पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। इसी तरीके से सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? अगेन सपोज W इक्वल्स टू f ऑफ z एक दिया हुआ मैपिंग है जो कि z प्लेन के डोमेन D को W प्लेन के डोमेन D डैश पर ट्रांसफॉर्म करता है। सपोज f ऑफ z डोमेन D में डिफाइन कोई फंक्शन है। अब अगर f ऑफ z डोमेन D में एनालिटिक हो, साथ में
f dash z is not equal to 0 for every point in a domain D. अगर फंक्शन एनालिटिक है और हर एक पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं है, तो ये मैपिंग कैसा होगा? कन्फॉर्मल मैपिंग होगा एंड दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन। तो इस तरीके से नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या हुआ? नेसेसरी कंडीशन है कि अगर कोई मैपिंग कन्फॉर्मल मैपिंग है तो उस मैपिंग को दिए हुए डोमेन में एनालिटिक होना चाहिए। सफिशिएंट कंडीशन ये है कि अगर मैपिंग एनालिटिक है और डोमेन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं है तो वो मैपिंग कन्फॉर्मल मैपिंग होगा। आप ये चेक करना कि कोई मैपिंग कन्फॉर्मल मैपिंग है या नहीं, इसे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एक दिया हुआ मैपिंग है या एक दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि जेड प्लेन के डोमेन बी को W प्लेन में डोमेन बी डैश में ट्रांसफॉर्म करता है। जेड प्लेन का डोमेन बी बाउंडेड है mod of z equals to a, mod of z equals to b, where a is greater than b and both are greater than 0, and also bounded by axis in the first quadrant. जेड प्लेन में डोमेन बी है जो कि बाउंडेड है बाय द एक्सिस एंड बाय द सर्कल मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू ए, मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू बी, जहां पर ए ग्रेटर देन है बी से। तो सबसे पहले डोमेन बी का क्या निकालेंगे? हम डब्ल्यू प्लेन में इमेज बी डैश फाइंड आउट करेंगे, देन फिर चेक करेंगे कि दिया हुआ मैपिंग कन्फॉर्मल मैपिंग है या नहीं। दिया हुआ है W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसे पहले हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले भी हमने पोलर फॉर्म पढ़ा हुआ है। सपोज W इज इक्वल टू रो e टू द पावर i5 एंड Z इज इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो रो की वैल्यू होगी r स्क्वायर और फाई की वैल्यू 2 थीटा। ये रिलेशन मिलेगा। तो इस तरीके से W प्लेन में जो डोमेन मिलेगा D डैश, उसमें वह डोमेन किससे बाउंडेड होगा? वो भी सर्कल से और दो सर्कल से बाउंडेड होगा और उसकी रेडियस कैसी होगी? जेड प्लेन में दिए हुए सर्कल के रेडियस का 2 टाइम्स उसका स्क्वायर होगा और एंगल कैसा होगा? जेड प्लेन में जो कर्व जो सर्कल्स हैं उनके बीच के कोण का 2 टाइम्स होगा। तो अब पहले क्या करेंगे? जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन में करेस्पॉन्डेंस डोमेन को पहले ट्रेस करते हैं। जेड प्लेन में डोमेन बी बाउंडेड है बाय द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। साथ में दिया हुआ है mod of z equals to a, mod of z equals to b, where a is greater than b। तो ये एक सर्कल हो गया जिसका रेडियस क्या है? b, और ये एक दूसरा सर्कल जिसका रेडियस है 8। तो इन दोनों सर्कल और एक एक्सिस से बाउंडेड रीजन कौन सा होगा? ये रिंग शेप रीजन। दिस इज डोमेन D। W प्लेन में अब इनकी इमेजेस, W प्लेन में क्या क्या रिलेशन मिला हुआ है? रो इज इक्वल टू r स्क्वायर एंड फाई इज इक्वल टू 2 थीटा। r की वैल्यू दी हुई है a और b, तो रो की क्या क्या वैल्यूज होंगी? a स्क्वायर, b स्क्वायर और फाई किसके बराबर होगा? 2 थीटा। तो जब इसको प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से डोमेन D डैश मिलेगा।
ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है बी स्क्वायर और इस सर्कल का रेडियस है ए स्क्वायर। दोनों सर्कल के बीच का कोण है फाई विच इज इक्वल टू 2 थीटा। तो डोमेन कौन सा मिलेगा? ये रिंग शेप रीजन जो कि डिफाइन होगा अपर हाफ ऑफ द रियल एक्सिस। तो डोमेन डी का कन्वर्ट कर दिया हमने डोमेन डी डैश में। अब ये चेक करना है कि दिया हुआ फलन कन्फर्मल है या नहीं। तो मान के चलते हैं कि गिवन मैपिंग इज कन्फर्मल मैपिंग। कन्फर्मल मैपिंग है ये हम मान के चल रहे हैं। तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि अगर मैपिंग कन्फर्मल है तो फंक्शन को एनालिटिक होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मैपिंग का डेरिवेटिव निकालेंगे। W क्या दिया हुआ है? W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो dw by dz क्या हो जाएगा? 2z and 2z is not equals to 0 for every value of z belongs to D। z प्लेन में डोमेन D ये रिंग शेप रीजन है। इस रिंग शेप रीजन का हम कोई सा भी पॉइंट ले वहां पर ये डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस डोमेन में फंक्शन का हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। दैट मींस गिवन मैपिंग कैसा है? एनालिटिक फंक्शन है। तो बाय नेसेसरी कंडीशन दिस मैपिंग इज कन्फर्मल मैपिंग। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है show that the transformation W is equal to tan square of pi by 4 into square root of z। Transform interior part of circle mod of W equals to 1 into interior part of parabola। एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये दिखाना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इस सर्कल के इंटीरियर पार्ट को पैराबोला के इंटीरियर पार्ट पर ट्रांसफॉर्म करता है। तो सपोज पाई बाई 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जेड, इसको हमने क्या मान लिया है? टी। तो W क्या होगा? दिस इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ऑफ टी। अब tan को cos में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसकी इक्वल होगा 1 माइनस cos ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस cos ऑफ 2t। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ t की वैल्यू क्या है? पाई बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ जेड। तो 2t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2t इज इक्वल टू पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ जेड। जेड को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जेड इज इक्वल्स टू आर ई टू द पावर आई थीटा। तब 2t किसके बराबर होगा? पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर ई टू द पावर आई थीटा बाई 2। सपोज दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी। 2t को हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लिया है। तो कंपेयर करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो a की वैल्यू होगी पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर कॉस ऑफ थीटा बाई 2 और b की वैल्यू होगी पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर साइन ऑफ थीटा बाई 2।
इस तरह से a और b की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देन इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, w इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2t, 2t को हमने क्या माना हुआ है, a प्लस आई बी, ये हो जाएगा a प्लस आई बी अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ a प्लस आई बी। अब यहाँ से कॉस को एक्सपेंड करेंगे, ये क्या होगा, कॉस ऑफ a इंटू कॉस आई बी, कॉस आई बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक b, माइनस 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 प्लस साइन a और साइन आई बी, साइन आई बी इज इक्वल्स टू आई साइन हाइपरबोलिक b। इसी तरीके से डिनोमिनेटर ये मान होगा w का। अब कंडीशन दिया हुआ है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का इंटीरियर पार्ट क्या होगा, मॉड ऑफ w लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर दोनों तरफ मॉड वैल्यूज लेंगे और कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये दोनों तरफ मॉड वैल्यूज लिया, कंडीशन दिया हुआ है मॉड ऑफ w इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से देन दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, आप चाहो तो स्क्वायर लेके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर हम मॉड की वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर होगा cos of a cos hyperbolic b is greater than equal to 0। यहाँ से जो कॉमन टर्म होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट मिलेगा। अब cos a cos hyperbolic b greater than equals to 0, तो either cos a is greater than equals to 0 or cos hyperbolic b is greater than equal to 0। Suppose cos a is greater than equal to 0, तो यहाँ पर भी दो केसेस देखते हैं। If cos of a equal to 0, अगर cos a का मान 0 है तो a का मान कितना हो जाएगा,
π/2। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर cos की वैल्यू 0 होती है। सेकेंड केस, इफ cos of A is greater than 0, तो अगर cos की वैल्यू पॉजिटिव है तो उस केस में A की वैल्यू होगी लेस देन π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो रिलेशन क्या था मिला कि cos of A greater than equal to 0, then A is less than or equal to π/2। Now A की वैल्यू भी कैलकुलेट किए हैं। A की वैल्यू क्या थी? π/2 square root of r cos of θ/2। This is less than or equal to π/2। और सॉल्व करेंगे इसे तो r cos square θ/2 is less than equal to 1। cos square θ/2 को हम लिख सकते हैं 1 plus cos θ/2 is less than equal to 1। तो इस तरीके से क्या इक्वेशन मिला? r 1 into 1 plus cos theta is less than equal to 2। ये पैराबोला का इक्वेशन है। पैराबोला का कोनिक फॉर्म पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिसका फॉर्म होता है f/r is equal to 1 plus cos of theta। तो इस तरीके से पैराबोला का इक्वेशन क्या मिला? r into 1 plus cos of theta less than equal to 2। अब जेट प्लेन और डब्ल्यू प्लेन दोनों में दिए गए डोमेन को ट्रेस करते हैं। जेट प्लेन में एक यूनिट सर्कल दिया हुआ है और कंडीशन है इंटीरियर पार्ट ऑफ यूनिट सर्कल। इसी डब्ल्यू प्लेन ये हो गया यूनिट सर्कल मॉडल W इक्वल्स टू 1। इसकी इंटीरियर पार्ट ये डिनोट करेगा इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूनिट सर्कल मॉडल W इक्वल्स टू 1। अब पैराबोला को ट्रेस करते हैं। पैराबोला किस फॉर्म में है? पोलर फॉर्म में है। तो पोलर फॉर्म से पैराबोला को ट्रेस करें तो अगर थीटा का मान है 0 तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। सपोज दिस इज 1 0। जब थीटा इक्वल्स टू π/2 तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी 2। सपोज दिस इज 2 π/2। when r is cos theta equals to when theta equals to pi, थीटा की वैल्यू जब पाई होगी तो r का मान कैसे हो जाएगा? 0। दैट मींस वी गेट रियल लाइन। तो जब हम इसको ट्रेस करेंगे तो पैराबोला किस तरह से होगा? इस तरीके से पैराबोला का इमेज मिलेगा। क्योंकि इस पैराबोला में हम देख रहे हैं कि r की मैक्सिमम वैल्यू है 2 और बाकी वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू है 2। तो रीजन कौन सा होगा? दिस इंटीरियर पार्ट ऑफ द पैराबोला। तो कब क्या दिया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमें ये दिखाना था कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म द इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूनिट सर्कल into the interior part of a parabola। तो इस तरीके से अगर कोई मैपिंग दिया हुआ है, तरह डिफरेंट टाइप्स के हमें मैपिंग दिए हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आपको चेक करना हो दिया हुआ मैपिंग कन्फॉर्मल मैपिंग है या नहीं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि
जेड प्लेन के डोमेन को डब्ल्यू प्लेन के डोमेन में कन्वर्ट करना होगा अंडर गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के नेचर पे। तो स्टार्टिंग से अब तक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फर्स्ट चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और इनकी जो भी प्रॉपर्टीज है ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़े थे? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जिसमें एनालिटिक फंक्शन पढ़ा था हमने। एनालिटिक फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएटिव, कि अगर कोई मैपिंग दिया हुआ है तो वो एनालिटिक फंक्शन है या नहीं, कोई फंक्शन एनालिटिक किसी मैपिंग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की हमको कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है या उसकी डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करनी है, ये हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। देन नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे और क्या कहते हैं? मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, fixed point of the bilinear transformation, normal form of bilinear transformation and the nature of the transformation, कि वो elliptical form होगा, hyperbolic form होगा या फिर parabolic form होगा, ये पढ़ा था हमने bilinear transformation में। अब नेक्स्ट इन चैप्टर में क्या पढ़ा हमने? कन्फॉर्मल मैपिंग। तो इस तरह से बीएससी फाइनल ईयर का पेपर 1 एनालिसिस, पेपर 1 एनालिसिस का यूनिट नंबर 3 जो क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर एनालिसिस यूनिट नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक के सारे लेक्चर में हमने 1 बाय 1 इस यूनिट के हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है। तो इस तरीके से इस पेपर का एक यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिट कंप्लीट होता है।